नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम 2023 में यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर 5 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। भूमि सुधारों से भूमिहीन कृषि मजदूर कैसे लाभान्वित हुए। 200 शब्दों का उत्तर लिखना है। डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी। हाउ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स वर बेनिफिटेड फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के विभिन्न चरण की विवेचना करना है और भूमि सुधार से भूमिहीन कृषि मजदूर कैसे लाभान्वित हुए। ओके, तो भूमि सुधार, पहले डेफिनेशन दे दिया। भूमि सुधार से तात्पर्य है भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। भूमि सुधार से तात्पर्य है भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात भूमि के स्वामित्व को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन आते हैं। यह सरकार द्वारा आरंभ की जाती है या सरकार के समर्थन से चलाई जाती है, जिसमें मुख्यतः कृषि भूमि के पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। फिर से, भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन आते हैं। यह सरकार द्वारा आरंभ की जाती है या सरकार के समर्थन से चलाई जाती है, जिसमें मुख्यतः कृषि भूमि के पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के विभिन्न चरण। स्वतंत्रता से पूर्व का चरण, स्वतंत्रता के बाद का चरण, ये 2 चरणों में बांटा गया है। फिर भूमि सुधारों से भूमिहीन कृषि मजदूर को क्या लाभ हुए हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए 2 चरण में है। पहले स्वतंत्रता से पूर्व का चरण। यूपी में स्वतंत्रता से पहले भूमि सुधार के क्या काम किए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में भूमि संबंधी कानून 1926 में आगरा काश्तकारी अधिनियम 3 लागू किया गया। ये अधिनियम भूस्वामी और सरकार के बीच समझौते का परिणाम था, जो काश्तकारों और अन्य अधीनस्थ काश्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। इस अधिनियम का उद्देश्य काश्तकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए सरकार द्वारा भूस्वामियों को कुछ रियायत प्रदान करना था। फिर से देखें, ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में भूमि संबंधी कानून 1926 में आगरा काश्तकारी अधिनियम 3 लागू किया गया। ये अधिनियम भूस्वामी और सरकार के बीच समझौते का परिणाम था, जो काश्तकारों और अन्य अधीनस्थ काश्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। इस अधिनियम का उद्देश्य काश्तकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए सरकार द्वारा भूस्वामियों को कुछ रियायत प्रदान करना था। स्वतंत्रता के बाद का चरण। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू किया गया। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू किया गया, जिसके अंतर्गत जमींदारी प्रथा और बिचौलिए का उन्मूलन कर जमीन को भूमिहीन किसानों को वितरित करना था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू किया गया, जिसके अंतर्गत जमींदारी प्रथा और बिचौलियों का उन्मूलन कर जमीन को भूमिहीन किसानों को वितरित किया गया। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि के पुनर्गठन व सुधार तथा कृषि क्षेत्र में नहर, नाली, सड़क, चक्रोड एवं गांव में ग्राम पंचायत, स्कूल, चरागाह, आबादी, सड़क एवं अन्य सार्वजनिक आवश्यकता पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया और 8 मार्च 1954 से उत्तर प्रदेश से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 26 अगस्त 2015 को
अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन या अन्य जातियों के लोगों को बेचने पर लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2015 को पारित कर दिया गया। भूमि सुधारों से भूमिहीन कृषि मजदूर को क्या लाभ हुए? उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों में जमींदारी और मध्यस्थों के उन्मूलन से लगभग 1 करोड़ से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को वह भूमि प्राप्त हो गई जिस पर वे कृषि कर सकते थे। 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। मध्यस्थों के उन्मूलन के कारण एक शोषक वर्ग का अंत हो गया और भूमिहीन किसानों की भूमि वितरण के लिए अधिक से अधिक भूमि को सरकारी कब्जे में लिया गया। मध्यस्थों के कानूनी उन्मूलन से कृषक मजदूर सीधे सरकार के संपर्क में आ गए। भूमि सुधार से भूमिहीन किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि योग्य भूमि मिली, जिससे उनकी स्थिति में भी परिवर्तन आया। निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन की गति धीमी रही है, फिर भी काफ़ी हद तक सामाजिक न्याय का उद्देश्य हासिल किया गया है। ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में भूमि सुधारों की बड़ी भूमिका है। गांवों में गरीबी खत्म करने के लिए नए एवं परिवर्तनकारी भूमि सुधार उपायों को नई शक्ति के साथ अपनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पर प्रकाश डालें। क्या यह उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल है? परीक्षण कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसके बारे में बताना है थोड़ा परिचय के रूप में। क्या यह उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल है? परीक्षण कीजिए। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्देश्य जन सेवा केंद्रों द्वारा, यानी कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जन सेवा केंद्रों द्वारा नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्देश्य जन सेवा केंद्रों द्वारा नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान करना है। विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकत्र कर एक ही स्थान से नागरिकों को उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य कार्य है। विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकत्र कर एक ही स्थान से नागरिकों को उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य कार्य है। यह ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र, शिकायत एवं सूचना अधिकार, जन वितरण, पेंशन खतौनी, राजस्व वाद एवं रोजगार केंद्रों में पंजीकरण संबंधित सभी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। यह ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत चलने वाले स्टेट मिशन मोड परियोजना है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र, शिकायत एवं सूचना अधिकार, जन वितरण, पेंशन खतौनी, राजस्व के जो विवाद हैं, रोजगार केंद्रों में पंजीकरण से संबंधित सभी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। यानी प्रमाण पत्र है, शिकायत वाले कुछ मामले हैं, सूचना का अधिकार वाली चीज़ें हैं, पेंशन खतौनी, राजस्व विवाद वाले सभी डेटा जो हैं वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे उपलब्ध रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को 75 जनपदों में लागू कर दिया है। इसके तहत वर्तमान में कई सेवाओं को नागरिकों तक ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सेवाओं की वितरण प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए बैंक एंड कंप्यूटरीकरण का उपयोग किया जाता है तथा सेवाओं के प्रभावी एवं कुशल वितरण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर है। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को NIC उत्तर प्रदेश द्वारा तकनीकी रूप से समन्वित एवं विकसित किया जा रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र डिजी लॉकर से भी एकीकृत किए जा सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल के रूप में
ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना है। कितना अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है। ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत चलने वाली एक स्टेट मिशन मोड परियोजना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस परियोजना को लागू कर आम जनता को सुविधा प्रदान करने तथा सेवाओं के वितरण करने हेतु जगह जगह पर जन सेवा केंद्र स्थापित किया है। ये सभी सेवा केंद्र गांवों में पंचायत स्तर पर जिला सेवा प्रदाता संस्था द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना से ई गवर्नेंस के 4 स्तंभों लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन को भी मजबूती मिलती है। ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन। तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना से ई गवर्नेंस के 4 स्तंभों यानी कि लोग, नागरिक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन को भी मजबूती मिलती है, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य के ई प्रशासन व्यवस्था के संचालन में मदद मिलती है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना से ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार क्या हैं? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना से ई गवर्नेंस के द्वारा सार्वजनिक कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और सरकारी योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा जिले का संपूर्ण कार्य डिजिटल माध्यम से करके पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। चलिए, और जो ऊपर के प्रश्न उसको हल्का सा भागती निगाहों में देखें केवल। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया बताना है 200 शब्दों में। तो पहले हम बता देंगे इंट्रो में कि अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य होते हैं। यूपी की विधानसभा में 403 सदस्य हैं। विधानसभा में विधि बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है ना। अगर कोई मंत्री पेश कर रहा है तो उसे कहते हैं सरकारी विधेयक। अगर कोई मंत्री के अलावा कोई भी व्यक्ति पेश कर रहा है तो उसे कहते हैं निजी विधेयक। तो पहला विधेयक का प्रस्तुतिकरण, फिर पहला वाचन होता है, एक बार पेश किया जाता है, औपचारिक रूप से उसका वाचन होता है, फिर विधेयक का प्रकाशन किया जाता है ताकि जनता लोग जो है उस विधेयक पर को देखें, अपनी टिप्पणियाँ और सुझाव जो है सरकार को दें। उसके बाद फिर से आता है दूसरा वाचन होता है, प्रकाशित होने के बाद में दूसरा वाचन किया जाता है इसका। यहाँ पे सैद्धांतिक रूप से विधेयक पर बहस की जाती है। इसको ध्यान रखिए, बहस का चरण यहाँ पर है। फिर इसको मंजूरी मिलेगी या तो अस्वीकार कर दिया जाएगा या तो चयन समिति के पास भेजा जाएगा। 3 बातें हैं। अगर चयन समिति के बाद पास आएगा तो चयन समिति जो है एक एक प्रावधान पर इस पर विचार करेगी। उसके बाद विधानसभा में सिफारिशें वगैरह प्रस्तुत करेगी। फिर आ जाएगा तीसरे चरण में फिर से, तो विधेयक जो है तीसरे वाचन के लिए विधानसभा में प्रस्तुत होगा और यहाँ पर जो है कानून बन जाएगा या तो नहीं बनेगा, है ना। और अगर पास हो गया विधानसभा और दोनों सदनों से अगर है तो राज्यपाल की सहमति के लिए आएगा। राज्यपाल जो है इस पर सहमति दे सकता है, इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। एक बार जब विधेयक राज्यपाल की सहमति मिल जाती है तो अधिनियम बन जाता है और अधिनियम में जो निर्दिष्ट तिथि है उस पर लागू हो जाता है। कानून बनाने की प्रक्रिया परिवर्तन के अधीन है और विशिष्ट प्रक्रियाएं विधेयक के प्रकार और परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करिए 125 शब्दों में। सबसे पहले इंट्रो दिए, किसी भी राज्य में महाधिवक्ता एक प्राधिकरण है जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता कानूनी मामलों पर संबंधित राज्य की सरकार को सलाह देता है, ऐसे अन्य कानूनी कर्तव्यों का पालन करता है जो उसे सौंपे जा सकते हैं। भाग 6 में अनुच्छेद 165 में और 177 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है।
और 165 में 177 में इनकी शक्ति, नियुक्ति, कार्य वगैरह सारे प्रावधान बताए गए हैं। फिर नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्त करता है। और अनुच्छेद 177 में क्या कहा गया है कि उसे राज्य विधायिका के दोनों सदनों के साथ साथ राज्य विधानमंडल के किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन जो है वोट अपना नहीं दे सकता है। वहाँ पर ये बात कहा गया अनुच्छेद 177 में, उसकी जो शक्ति है कुछ उसके बारे में। महाधिवक्ता की क्या योग्यता होती हैं? वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कम से कम 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। ये इसकी योग्यताएं हैं। कार्य क्या होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है ये। महाधिवक्ता का प्राथमिक कार्य कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना है। इसमें कानूनी राय प्रदान करना, कानूनों की व्याख्या करना, कानून तथा प्रशासन के मामलों पर सरकार का मार्गदर्शन करना होता है। न्यायालयों में प्रतिनिधित्व। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय और राज्य के भीतर अन्य न्यायालयों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वे राज्य के हितों की प्रतिरक्षा करते हैं, सरकार की ओर से दलीलें पेश करते हैं तथा विधिक कार्यवाही में भाग लेते हैं। संविधान का संरक्षक है। महाधिवक्ता राज्य के भीतर संविधान के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। वे सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार के कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार हों और संवैधानिक सिद्धांतों को कायम रखें। मुकदमेबाजी प्रबंधन। महाधिवक्ता राज्य सरकार से संबंधित विधिक कार्यवाही की देखरेख करते हैं। वे सिविल विवादों से लेकर लोकहित और संवैधानिक व्याख्या के मामलों तक कानूनी मुद्दों से जोड़ सकते हैं। आलोचना क्या है कि राज्य सरकार के खिलाफ सलाह या मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी भी फर्म या निगम में निदेशक के रूप में पद ग्रहण नहीं कर सकता है। संविधान महाधिवक्ता के निश्चित कार्यकाल का प्रावधान नहीं करता। वह राज्य सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक कार्यवाही में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अतः राज्य कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्य का महाधिवक्ता केंद्र में अटॉर्नी जनरल है ना, महान्यायवादी के साथ रिपोर्ट करते हैं। इसलिए भारत के संघीय व्यवस्था के भीतर राज्य सरकारों के दैनिक कार्यों में महाधिवक्ता के पद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर पूछा है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए और राज्य राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो क्षेत्रीय दल की परिभाषा बताएंगे, फिर उनकी प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या, सब कुछ बताएंगे इसी में। 125 वर्ड में उत्तर देना है। डिस्कस द नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन यूपी, थ्रो लाइट ऑन देयर इंपॉर्टेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट। डेफिनेशन पहले, क्षेत्रीय दल वे राजनीतिक दल हैं जो एक निश्चित क्षेत्र या राज्य के अंदर काम करते हैं। वे ज़्यादातर उस क्षेत्र से समर्थन प्राप्त करते हैं जिसमें वे स्थित हैं और वे आमतौर पर एक ही राज्य या क्षेत्र में केंद्रित होते हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां स्वायत्तता, पहचान और विकास आदि जैसे विषयों पर आधारित हैं। स्वायत्तता में राज्यों को अधिक शक्तियों की मांग करना शामिल होता है। पहचान में एक समूह के सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता के लिए लड़ना शामिल है। एक विशिष्ट जाति, धार्मिक या भाषाई समूह का प्रतिनिधित्व करने के लक्ष्य के साथ पहचान की राजनीति पर कई क्षेत्रीय दलों की स्थापना की गई है। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी ने ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग आबादी के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व किया है। विकास में क्षेत्रीय दल यह मानते हैं कि केवल वे ही किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के लिए विकास ला सकते हैं। महत्व क्या है क्षेत्रीय पार्टियों का? क्षेत्रीय पार्टियां लोगों की राजनीति में रुचि बढ़ाने के साथ उनकी राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ाती हैं। वे क्षेत्रीय या स्थानीय समस्याओं को उजागर करती हैं जो तुरंत जनता का ध्यान खींच लेती हैं। वे केंद्र सरकार की अधिनायकवादी प्रवृत्तियों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्षेत्रीय पार्टियां जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और व्यापक नागरिक भागीदारी को बढ़ाती हैं। नागरिक भागीदारी, ध्यान रहे ये शब्द। संसदीय और विधानसभा दोनों चुनावों में वे मतदाताओं को अधिक विकल्प प्रदान करती हैं। क्षेत्रीय दलों ने कुछ राज्यों में सत्तारूढ़ दलों और अन्य राज्यों में विपक्षी दलों के रूप में कार्य करके इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया भी है। क्षेत्रीय दलों का केंद्र राज्य संबंधों के चरित्र और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के क्षेत्रों और अधिक स्वायत्तता की मांग के परिणामस्वरूप केंद्रीय नेतृत्व क्षेत्रीय खिलाड़ियों की ज़रूरतों के प्रति अधिक ग्रहणशील है। अतः क्षेत्रीय दल संसदीय लोकतंत्र के कुशल संचालन में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं, जैसा कि संसदीय लोकतंत्र में आवश्यक है, जहां अल्पसंख्यक को अपनी बात कहनी चाहिए और बहुमत को अपना रास्ता बनाना चाहिए।